प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो का इनॉग्रेशन किया, जहां जियो के एआई पवेलियन का प्रदर्शन किया गया। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी ने मोदी को एक-एक कर सारे एआई मॉडल्स दिखाए और बताया कि कैसे आने वाले दिनों में एआई के इस्तेमाल से हर सेक्टर को आसान बनाने की राह पर कंपनी काम कर रही है। जियो के एआई इकोसिस्टम में जियो एआई स्टैक, जियो संस्कृति एआई, आरोग्य एआई, जियो शिक्षा समेत जियो एआई होम को दिखाया गया। जियो एआई क्लासरूम के जरिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी वे में स्टूडेंट्स को समझाया गया। इसका मकसद छात्रों के मन से पढ़ाई के डर को दूर करना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके माइंड को अपडेट करना है, ताकि हमारे छात्र बदलती दुनिया से मुकाबला कर सके। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को रिलायंस के एआई इकोसिस्टम के बारे में बताया। जियो के इन मॉडल्स का मकसद भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति पर आधारित कंटेंट देना और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्मार्ट होम पर आधारित सेवाओं को सुलभ बनाना है। आकाश अंबानी ने एआई आधारित सेवाओं को लाइव दिखाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल से बीमारियों का पता लगाने और उसके इलाज में मदद मिलती है। आकाश ने दिखाया कि संस्कृति के क्षेत्र में एआई हमारी विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में काम आ सकता है। आकाश अंबानी ने स्मार्ट होम सॉल्यूशंस के बारे में भी बताया, जहां एआई हमारे घरों को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बना सकता है। दिल्ली के भारत मंडपम में जियो के पवेलियन में शो केस किए गए मॉडलों ने दिखाया कि एआई किस तरह अस्पतालों में बेहतर इलाज, स्कूलों में पर्सनलाइज्ड लर्निंग और भारतीय भाषाओं के संरक्षण में मदद कर सकता है। जियो का फोकस ऐसी तकनीक विकसित करना है जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव और छोटे कस्बों तक भी पहुंचे। रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने एआई फॉर ऑल के अपने विजन को दोहराते हुए कहा कि एडवांस तकनीकों को सुलभ और सबको इससे जोड़ने वाला बनाना ही असली डिजिटल परिवर्तन है, और कंपनी भी इसी दिशा में काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनी की इस पहल की सराहना की। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चीफ तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार राष्ट्रपति भवन के बजाय जाटिया संसद भवन के साउथ प्लाजा में तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन शाम 4 बजे तारिक रहमान सहित मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे, जबकि सुबह 10 बजे सभी 297 सांसदों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएमएम नासिर उद्दीन शपथ दिलाएंगे। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश के 1200 से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। तारिक रहमान की शपथ से पहले अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया और कहा कि बांग्लादेश अब कोई दबाव वाला देश नहीं है। दूसरे देशों के साथ उसके संबंध आपसी सम्मान और राष्ट्रीय हित पर आधारित होंगे। पीएम मोदी आज मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों का मुंबई एयरपोर्ट पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच आज दोपहर 3:15 बजे लोक भवन में द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। दोनों नेता शाम 5:15 बजे भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए मैक्रों दिल्ली में हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री कैथरीन वाल्ट्रीन के साथ छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा। इसमें मुख्य रूप से औद्योगिक सहयोग पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 सालों के लिए रिन्यू किया जाने की उम्मीद है। साथ ही दोनों देशों के बीच हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए समझौते पर दस्तखत होने की भी संभावना है। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक एआई इम्पैक्ट 2026 का आगाज हो चुका है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वहीं दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। यहां सुंदर पिचाई और मुकेश अंबानी समेत 100 ग्लोबल सीईओ शामिल होंगे। एआई इम्पैक्ट एक्सपो में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को एक-एक कर सारे एआई मॉडल सिखाए
और बताया कि कैसे आने वाले दिनों में एआई के इस्तेमाल से हर सेक्टर को आसान बनाने की राह पर कंपनी काम कर रही है। जियो के एआई इकोसिस्टम में जियो एआई स्टैक, जियो संस्कृति एआई, आरोग्य एआई, जियो शिक्षा समेत जियो एआई होम को दिखाया गया। जियो एआई क्लासरूम के जरिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी इजी वे में स्टूडेंट्स को समझाया गया। इसका मकसद छात्रों के मन से पढ़ाई के डर को दूर करना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके माइंड को अपडेट करना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को राष्ट्र प्रधानमंत्री के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में पीएम मोदी से मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने नए भवन को सेवा के माध्यम से शासन का एक शक्तिशाली प्रतीक बताया और कहा कि ये इमारत वास्तव में नागरिक देवो भव का प्रतीक है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पूर्व राष्ट्रपति के आने पर खुशी जताई और लिखा कि विभिन्न विषयों पर उनकी दृष्टि हमेशा विचारशील और ज्ञानवर्धक होती है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार 26 फरवरी को एनसीपी अजीत गुट की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। एनसीपी अजीत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति बनी। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक सुनेत्रा पवार इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं और फिलहाल पार्टी की प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं गांधीवादी नहीं हूं, नेहरूवादी हूं, राजववादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। दरअसल मणिशंकर अय्यर के केरल में तीसरी बार लेफ्ट की सरकार बनने के बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा ने उन्हें बाहरी बताया था, जिसके बाद मणिशंकर अय्यर ने खुद को कांग्रेस का मेंबर बताते हुए सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। लखनऊ में आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके लिए बीती रात से ही कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठा होने लगे थे। पार्टी की तरफ से सभी तरह की तैयारियां भी की गई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जानकारी देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरेंगे। अजय राय ने योगी सरकार पर जमकर हमला भी बोला था। जम्मू कश्मीर में हवाला के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। गैर कानूनी पैसों की लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए जा रहे 8000 म्यूल अकाउंट फ्रीज करवाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन खातों में आने वाला पैसा अलगाववादी या देश विरोधी कामों में मदद कर सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सेंट्रल और यूटी सिक्योरिटी एजेंसियां और दूसरी इन्फोर्समेंट बॉडी इन अकाउंट को बढ़ने से रोकने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रही है। म्यूल बैंक खाता साइबर धोखाधड़ी का नया नाम है, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चिंता का विषय है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टियों वाला देश है। 2026 में छुट्टियों को लेकर जारी कैलेंडर में भारत टॉप पर है। दुनिया भर के देश अपनी संस्कृति, धर्म और काम के बीच संतुलन बनाकर छुट्टियों का ऐलान करते हैं। भारत अपनी धार्मिक सांस्कृतिक विविधता की वजह से 42 सार्वजनिक छुट्टियों के साथ पहले स्थान पर काबिज है, जबकि दुनिया भर के देशों की औसत छुट्टियां 13 हैं। न्यू रिसर्च सेंटर ने जारी किया है छुट्टियों का ये इंडेक्स। T20 विश्व कप में आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे। आज के पहले मैच में न्यूजीलैंड और कनाडा की टीम आमने सामने होगी। चेन्नई में सुबह 11 बजे से खेला जाएगा ये मैच और श्रीलंका के पल्लेकेले में दोपहर 3 बजे से आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला जाएगा। जिम्बाब्वे के लिए सुपर 8 में बने रहने के लिए मैच जीतना जरूरी है। मुंबई के वानखेड़े में शाम 7 बजे से स्कॉटलैंड और नेपाल की टीम के बीच टक्कर होगी। T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया को उलटफेर का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सुपर 8 में बने रहने के लिए जिम्बाब्वे के मैच के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। जिम्बाब्वे अगर आज आयरलैंड को हरा देता है तो T20 विश्व कप में थम जाएगा ऑस्ट्रेलिया का सफर। वहीं सुपर 8 में पहुंच जाएगा जिम्बाब्वे। दरअसल 3 मैचों में 2 हार के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम 2 मैचों में 2 जीत के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। जिम्बाब्वे को अभी 2 मैच खेलने हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया अभी 1 मैच खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को 182 रनों का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की टीम ने 18 ओवर में ही 2 विकेट खोकर ये मैच जीत लिया। श्रीलंका की तरफ से पथोमा निसंका ने इस T20 विश्व कप का पहला शतक जड़ दिया। निसंका ने 52 गेंदों में 100 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं कुशल मेंडिस ने 51 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 56 और मिचेल मार्श ने 54 रनों की पारी खेली। पथोम निसंका को शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला।
विश्व कप की सुपर 8 के लिए अब तक 5 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। सुपर 8 के लिए ग्रुप ए से भारत क्वालिफाई कर गया है, वहीं ग्रुप बी से श्रीलंका ने अपनी जगह बनाई है। ग्रुप सी की दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम सुपर 8 में पहुंच गई है। ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका की टीम सुपर 8 में जगह बनाने में कामयाब हो गई है।